Hello everyone, this is the second part of revision questions discussion from class 12 political science. Let's have a look at the first question. Now the first question is from the Cold War era chapter. What do you think? Did India get any benefits by following the non-alignment principles during the Cold War? तो 2 मार्क्स के लिए आपको बताना है कि क्या इंडिया को कोई बेनिफिट हुआ बाय फॉलोइंग नॉन अलाइनमेंट ड्यूरिंग कोल्ड वॉर. डेफिनेटली. फर्स्ट बेनिफिट क्या है? इंडिया बीइंग द नॉन अलाइंड कंट्री, वो इंटरनेशनल जो भी डिसीजंस है, जो भी स्टांस लेना होता था, इंडिया इंडिपेंडेंटली उसे ले पा रहा था और वो उस तरीके से अपना स्टांस ले रहा था जो उसको उसका खुद का नेशनल इंटरेस्ट यहाँ पर प्रोटेक्टेड हो. ओके. उसे किसी सुपर पावर के इंटरेस्ट, व्हाट द सुपर पावर वांट, अकॉर्डिंगली उसे स्टांस लेने की या डिसीजन लेने की जरूरत नहीं थी. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था. ओके. दैट मीन्स द फर्स्ट बेनिफिट क्या है? इंडिया वॉज एबल टू टेक इंटरनेशनल डिसीजन एंड स्टांड्स दैट सर्व्ड इट इंटरेस्ट rather than the interest of the any of the superpower and its allies. Number 2, इंडिया दोनों सुपर पावर को एक तरीके से बैलेंस कर पा रहा था. नाउ कैसे? अगर इंडिया को ये लगता था दैट वन सुपर पावर इज इग्नोरिंग इंडिया, या फिर वो बहुत ज़्यादा बुली कर रहा है उसको, then it can tilt towards the another superpower and vice versa. Okay, so basically दोनों ही जो अलायंस है, ईस्टर्न अलायंस एंड वेस्टर्न अलायंस, वो इंडिया को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते थे, कोई बुली नहीं कर सकते थे उसको. फाइन. तो ये था सेकेंड बेनिफिट. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वर द टू वेज अडॉप्टेड बाय इंडिया इन रिस्पॉन्स टू कोल्ड वॉर? कि कोल्ड वॉर के रिस्पॉन्स में इंडिया ने वो दो कौन से मेथड अडॉप्ट किए थे in order to basically to respond to cold war? वो दो methods कौन से थे? नंबर 1, बेसिकली खुद किसी भी अलायंस से अपने आप को दूर रखना. अगर कोई और किसी का अलायंस पार्ट बने तो उनके अगेंस्ट वॉइस रेज करना. ओके. सो फर्स्ट वन क्या था? दैट वॉज स्टेइंग अवे फ्रॉम द अलायंसेस. कौन से अलायंसेस? यूएसए लेड वेस्टर्न अलायंस, और वेस्टर्न अलायंस का जो मिलिट्री ग्रुप है नाटो, इनको ज्वाइन नहीं करना. और दूसरा यूएसएसआर लेड ईस्टर्न अलायंस, और इनका मिलिट्री अलायंस कौन सा है? वार्सा पैक्ट, इनको भी ज्वाइन नहीं करना. ओके. और नंबर 2, अगर कोई भी न्यूली डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज, जैसे लैटिन अमेरिका में बहुत सारे कंट्रीज डीकोलोनाइज हुए थे, अफ्रीका में, एशिया में, अगर उनमें से कोई कंट्रीज किसी भी अलायंस को ज्वाइन करते थे, इंडिया अपना वॉइस जो है इंटरनेशनल लेवल पे रेज करता था. नाउ कैसे? बेसिकली क्रिटिसाइज करता था ऐसे कंट्रीज को. ओके. तो ये था दो तरीका. नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड द कोल्ड वॉर नॉट बिकम एन हॉट वॉर? कोल्ड वॉर तो था, तो ये हॉट वॉर में ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ? ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, जो कोल्ड वॉर टाइम पीरियड का बहुत ही ज़्यादा हाई टेंशन वाला पॉइंट था. वो लग रहा था कि हॉट वॉर हो जाएगा, बट नहीं हुआ. सो हमें यहाँ पर ये बताना है कि 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग कि कोल्ड वॉर हॉट वॉर में ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ. अगर 4 मार्क्स से पूछे या 2 मार्क्स से पूछे तो ये 4 पॉइंट्स आप याद रख सकते हो उसके लिए. नाउ द फर्स्ट रीजन, एटम बॉम्ब्स डिस्ट्रक्शन इज टू कॉस्टली फॉर एनी कंट्री टू मैनेज. बेसिकली जो एटम बॉम्ब का जो डिस्ट्रक्शन जो होगा अगर यूज़ करते हैं उस टाइम पे, तो उससे बहुत ज़्यादा उसका डिस्ट्रक्शन होता और बहुत ही वो कॉस्टली पड़ जाता. कॉस्टली कैसे? बाय यूजिंग दैट इट वुड हैव लेड टू लॉस ऑफ रिसोर्सेज, ह्यूमन लाइफ लॉस. ओके. तो दोनों पावरफुल कंट्री के लिए वो बहुत ज़्यादा नुकसान होता, और ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग ने इनको प्रिवेंट कर दिया टू मेकिंग द कोल्ड वॉर इनटू अ हॉट वॉर. नंबर 2, दोनों के पास फुल फ्लेजेड न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिससे बहुत ही ज़्यादा डेथ और डिस्ट्रक्शन हो सकता है मास स्केल में. तो ऐसे में फुल फ्लेजेड होने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाती है. एंड नंबर 3, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन. न्यूक्लियर वेपन्स अगर हम यूज़ करते या कोई हॉट वॉर में ट्रांसफ़र करते तो डेफिनेटली वो जो कोल्ड वॉर जो हॉट वॉर में अगर ट्रांसफ़र होता, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन होता दोनों का. बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो कि म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन होगा, दोनों ने प्रिवेंट किया कि हॉट वॉर में ट्रांसफ़र ना हो. एंड द फोर्थ वन,
प्रेजेंस ऑफ डेटरेंस के वजह से भी ये हॉट वॉर में ट्रांसफर नहीं हुआ ना। वो डेटरेंस क्या है? डेटरेंस मीन्स दोनों के पास एक ऐसी चीज थी जो सामने वाले ग्रुप को प्रिवेंट कर रही थी फ्रॉम टेकिंग एनी एक्शन, एंड व्हाट इज दैट? न्यूक्लियर वेपन। तो न्यूक्लियर वेपन एक्टेड एज अ डेटरेंस कि हमें एक्शन नहीं लेना चाहिए उस कंट्री के ऊपर बिकॉज उसके पास न्यूक्लियर वेपन है। सेम वे वाइस वर्सा, दोनों सुपर पावर के साथ था ये। तो इन सारे रीजन की वजह से ऑलमोस्ट सिमिलर पॉइंट्स है, पर आप हेडिंग वाइज कर सकते हो। प्रेजेंस ऑफ डेटरेंस, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन अंडरस्टैंडिंग, न्यूक्लियर वेपन्स अगर हम यूज करते तो उससे मास स्केल डेथ एंड डिस्ट्रक्शन होता। देन दी एटम बॉम्ब का डिस्ट्रक्शन होता तो उससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता, वो टू कॉस्टली हो जाता फॉर एनी कंट्री टू मैनेज। ये जो अंडरस्टैंडिंग थी, इन सारे रीजन से कोल्ड वॉर कोल्ड ही रहा, वो हॉट वॉर में नहीं हुआ। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी चैप्टर। डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ द सोवियत सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 4। देखो, सोवियत एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में ये 3 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जो प्रीवियस सैम्पल पेपर को भी एनालाइज करो या क्वेश्चन पेपर को देखो, वहाँ पर फीचर्स ऑफ द सोवियत सिस्टम, रीजंस फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर चैप्टर से। तो इसमें हम फीचर डिस्कस करेंगे, वो बाकी दोनों टॉपिक हम आगे का जो रिविजन पार्ट्स होंगे उसमें हम कवर कर लेंगे। 6 मार्क्स के लिए अब ये क्वेश्चन अगर हो फीचर्स ऑफ सोवियत सिस्टम, तो इन पॉइंट्स को आप लर्न कर सकते हो। नंबर 1, सोवियत सिस्टम जो था ये बेसिकली कौन से आइडियल्स के ऊपर बेस्ड था? आफ्टर रशियन रेवोल्यूशन, जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ था उसके बाद जाके सोवियत सिस्टम एस्टैब्लिश हुआ था अराउंड 1922 के आसपास। तो ये जो बेसिकली सोवियत सिस्टम है जो रशियन रेवोल्यूशन के बाद फॉर्म हुआ था, और रशियन रेवोल्यूशन अगर आप देखोगे वो कौन से आइडियल्स के ऊपर, कौन से प्रिंसिपल वैल्यूज के ऊपर बेस्ड था? वो था इन 3 आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म, अपोज टू कैपिटलिज्म एंड द नीड फॉर क्रिएटिंग द इगैलिटेरियन सोसाइटी। ओके, सो रशियन रेवोल्यूशन कौन से आइडियल्स के ऊपर बेस्ड था? अगर वो भी आपसे पूछे तो आप ये तीनों याद कर लेना, दैट इट वॉज बेस्ड ऑन द आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म के ऊपर बेस्ड है, कैपिटलिज्म के अगेंस्ट था, एंड देन इगैलिटेरियन सोसाइटी क्रिएट करने के ऊपर था। ठीक है, तो ये फीचर्स में भी आप इसको लर्न करके लिख सकते हो इंट्रो वाले पार्ट में। नंबर 2 फीचर फर्दर अगर एक्सप्लेन करूं, इस पर्टिकुलर सोवियत सिस्टम में जो प्राइमेसी है, सुप्रीम इंपॉर्टेंस was given to the state, कि state is the primacy, it is the supreme, और जो पार्टी है वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी, दैट उस इंस्टीट्यूशन को बहुत ज़्यादा प्राइमेसी सुप्रीमेसी दी जाती थी। ओके, एंड थर्ड वन, सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी अलाउड थी एंड दैट वाज कम्युनिस्ट पार्टी। कोई ऑपोजिशन में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आ सकती थी। ओके, तो आप फ्रीडम को इवैल्यूएट कर सकते हो कितनी फ्रीडम थी वहाँ पर। देन इकोनॉमी जो था वो बहुत ही ज़्यादा प्लान था और सेंट्रलाइज था, आई वुड से ओवर सेंट्रलाइज्ड, कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। ओके, तो इकोनॉमी प्लान थी और बहुत ही ज़्यादा ओवर सेंट्रलाइज थी। एक तरीके से जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ उसके पीछे का एक रीज़न ये भी था कि इकोनॉमी बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज थी और बहुत ज़्यादा स्टेट का कंट्रोल था वहाँ पर। देन द नेक्स्ट वन, जो यूएसएसआर में जो वहाँ की डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री थी, ऑब्वियसली कंट्रोल्ड बाय द स्टेट, वो हर चीज़ प्रोड्यूस करती थी, फ्रॉम पेन्स टू कार्स। ओके, तो छोटी सी छोटी पेन से लेकर बड़ी कार तक वो सारी चीज़ें डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री है वो प्रोड्यूस करती थी, कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। तो आप सोच सकते हो कि अगर सारी चीज़ें गवर्नमेंट कंट्रोल करे तो आप कितना वहाँ पर इनोवेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो, कितना वहाँ पर न्यू चीज़ें आएंगी। दैट समथिंग वेरी नॉट पॉसिबल। कहीं ना कहीं वहाँ पर आपको डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए, वहाँ पर डिफरेंट प्राइवेट प्लेयर्स को भी चांस मिलना चाहिए फॉर क्रिएटिंग न्यू थिंग्स, इनोवेटिव आइडियाज़। ओके, तो ये चीज़ था वहाँ पर। देन गवर्नमेंट क्या करती थी, गवर्नमेंट एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सारे सिटीजन्स को ये इंश्योर करती थी कि सबको एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो मिले। उसके लिए जो बेसिक नीड्स जो होती थी, बेसिक नेसेसिटीज़, उनको गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती थी, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड केयर, या फिर थ्रू वेलफेयर स्कीम्स के थ्रू उन्हें ये इंश्योर करती थी।
इसकी वजह से ये हो कि वहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा कम थी. ओके. और यहाँ पर जो नेटवर्क सिस्टम जो था दैट वाज वेरी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क सिस्टम. बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, मेजरली बहुत सारे इंडस्ट्रीज, रिसोर्सेज, और इनकी नेटवर्क सिस्टम ऐसी थी इवन टू द रिमोटेस्ट ऑफ द रिमोट कॉर्नर वहाँ पर पूरी कनेक्टिविटी एक तरीके से थी. और जो लैंड और प्रोडक्शन की जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओनरशिप जो थी दैट वाज स्टेट ओनरशिप. ओके, नॉट प्राइवेट ओनरशिप. सो ये सारे थे फीचर्स ऑफ सोवियत सिस्टम. 6 मार्क्स के लिए आए तो इनको अच्छे से आप पॉइंट्स को माइंड मैप बना के लिख कर प्रैक्टिस करना. देन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, MCQs टाइप, 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग. रशियन रेवोल्यूशन वॉज इंस्पायर्ड बाय द आइडल्स ऑफ. अगेन फीचर्स के ऊपर से बेस्ड है. कौन से आइडल से रशियन रेवोल्यूशन इंस्पायर्ड है? पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. A, B, C, D, बहुत सारे ऑप्शंस है एंड द आंसर इज डेफिनेटली सी हियर. फर्स्ट वन देखना, फासिज्म. A says फासिज्म अपोज टू कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म. देखो, अपोज टू कैपिटलिज्म डेफिनेटली है, सोशलिज्म भी है, बट फासिज्म के ऊपर नहीं है, तो ऑप्शन A इज रॉन्ग. सेकेंड वन, कैपिटलिज्म, इन फेवर ऑफ कैपिटलिज्म, अपोज टू सोशलिज्म, नीड फॉर क्रिएटिंग इगैलिटेरियन सोसाइटी. तो इसमें कैपिटलिज्म के ऊपर बेस्ड नहीं है, तो बी वाला भी गलत हो जाएगा. देन कमिंग टू द थर्ड वन, अपोज टू कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, इन फेवर ऑफ सोशलिज्म एंड इन फेवर ऑफ इगैलिटेरियन सोसाइटी. तो डेफिनेटली ये राइट है. दैट मीन्स आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5 इज सी. नाउ द सिक्स्थ वन, Which of the following is not one of the feature of the Soviet system? कि इनमें से कौन सा है जो सोवियत सिस्टम का फीचर नहीं है? ओके, फर्स्ट वन पार्टी सिस्टम, राइट, ये तो है ऑलरेडी. लेट्स हैव लुक एट द सी पार्ट. C1, स्टेट ओनरशिप, डेफिनेटली है. फोर्थ वन, इट हैड अ कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क, डेफिनेटली ये भी है, हमने डिस्कस किया था. सी द B1, डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक सिस्टम, नो, सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक सिस्टम था. तो आंसर विल बी बी, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दी, उसके अकॉर्डिंग बी आंसर होगा. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डाउनलोड दिस PDF फ्रॉम माई टेलीग्राम चैनल मंजुला मैम ऑफिशियल.